हाय स्टूडेंट्स, क्या जाइगोट को हमें एम्ब्रायो कहना चाहिए और कब? क्या जाइगोट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के साथ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, क्या हमें उसे जाइगोट ही कहना चाहिए विद प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन? तीसरा, क्यों क्लीवेज जो है इमीडिएटली रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन के बाद? क्यों क्लीवेज के टाइम पे जितने भी जो जाइगोट के सेल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं वो साइज में छोटे क्यों होते जा रहे हैं, उनकी ग्राउथ क्यों नहीं हो रही? और पांचवा, क्यों जो है जाइगोट के बाहर क्लीवेज के टाइम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स रहती हैं? अब हम आ जाते हैं कि जिसकी हम मेन बात कर रहे थे, क्लीवेज, that is rapid mitotic division in diploid zygote that results into this structure that is blastocyst or blastula. क्यों कहते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस ब्लास्टुला तक तभी पहुंच सकते हैं जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी। तो हम चलते हैं क्लीवेज के ऊपर। क्लीवेज में जो है, क्लीवेज के टाइम पीरियड में जो डिवीजन हो रही है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो पूरी डायग्राम को आप पहले गो थ्रू कर लीजिए। ये बनाया हुआ है आधा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, जिसमें आप ये यूटरस का पार्ट देख रहे होंगे, ये ऊपर फंडस पार्ट, ये बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सर्विक्स पार्ट, इसके साथ ओवरीज अटैच हैं जिसमें प्रोसेस शो किया हुआ है। क्या जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बनने तक का प्रोसेस, ओवुलेशन, फाइम्ब्रे जो है आगे बताए हुए हैं जो उसको कैच करेंगे, और ये पीछे हम पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे अंदर जो है एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होनी है, क्योंकि इसको ये कैच करेंगे, यहाँ से स्पर्म यहाँ तक पहुंचेगा एम्पुलरी रीजन तक, तो फर्टिलाइजेशन होगी। और ये बाहर शो किया हुआ ये है जो ग्राफियन फॉलिकल जो है रिलीज हुआ है मैच्योर, जिसमें सेकेंडरी साइड बाहर आया है, और उस सेकेंडरी साइड के ऊपर जब स्पर्म ऐड हो रहा है तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया है आगे, ठीक है। ये जाइगोट। अब इस जाइगोट में अब मैं कह रहा हूं कि इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो रही है, मतलब माइटोटिक डिवीजन का सिंगल सेल जो है वो डबल सेल बनेगा उसका, ठीक है, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलेंगे। मान लीजिए जाइगोट में 23 मदर से आए थे, 23 जो है वो फादर से आए थे, तो ये दोनों मिंगल्ड होके 46 हो गए हैं। तो इसका मतलब आगे जितने भी सेल्स आप देखते जा रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स जितने भी हैं, सब में 46 क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। सो कहता है जो पहला सेल डिवाइड होता है, ये बड़ी डिटेल में हम पढ़ के आए हैं, इसके ऊपर वापस नहीं जाएंगे फर्टिलाइजेशन में। कहता है जो पहला सेल जाइगोट में जो पहली डिवीजन होगी, जिसको आप क्लीवेज कंसिडर कर रहे हो, वो कब होगी? देखिए, यहां मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी पूछा था कि क्यों इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज का होना जरूरी है। देखिए भाई, हम ये कह रहे थे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, जैसे ही, क्योंकि 24 आवर्स अपना लाइफ पीरियड है किसका, सेकेंडरी oocyte का, 24 आवर्स के बाद उसका जो है वायबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। इमीडिएट डिवीजन जो है वो रिक्वायर्ड है, ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये डेज डिसाइडेड हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जाइगोट में अगर पहली डिवीजन होती है, मान लीजिए ये जाइगोट है, इसमें फर्स्ट डिवीजन हो गई, जिसको हमने स्टार्टिंग से कहा मेरिडोइनल होलोब्लास्टिक फर्स्ट, पहली डिवीजन जो हुई, मतलब पहले जो सेल डिवाइड होगा, ये तो हमें पता है कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। जो पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, एक अंदर जो जोना पैलेस से जो बाहर जो मेम्ब्रेन से, भाई इनको याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये ग्रीन और ब्लू वाली जो बनाई है, ये जोना पैलेसुटा है बाहर, ठीक है, ये वाली कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। ये इंटैक्ट रहेंगी, जहां टूटेंगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे पंक्चर होंगी ये भी बता दूंगा, उसके रिजल्ट में क्या होगा ये भी बता दूंगा। तो ये कह रहा है कि इस जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन हो रही है, जिसको हम क्लीवेज कह रहे हैं। पहली क्लीवेज कब होती है और कैसे होती है? हमने कह दिया फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोइनल हुई इस तरह से। कितना टाइम लिया इसने? कहता है इसने 24 आवर्स लिए। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे मतलब एक दिन के बाद क्या होता है, पहला जाइगोट में माइटोसिस होती है, एक सेल के 2 सेल बनते हैं, लेकिन कंप्लीट कब होती है? 24 घंटे फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होती है।
और तकरीबन ये 6 घंटे और लेती है और कंप्लीट होती है। उसके रिजल्ट में क्या निकलता है, एक जाइगोट सिंगल सेल जो था डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसमें 2 सेल्स ऐसे बन जाते हैं। इन 2 सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये देखिए, ये है ब्लास्टोमियर्स। ये सिंगल जाइगोट में डिवीजन हुआ तो ये क्या बन गए, 2 ब्लास्टोमियर्स बन गए हैं। अब क्या फर्स्ट डिवीजन हुई क्लीवेज की, 2 सेल स्टेज जो है वो नजर आ गई है। ये फर्स्ट डिवीजन के बाद ये फर्स्ट डे में हुई, मतलब 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू हुआ और 6 घंटे एक्स्ट्रा और लिए। ये अंदर भी देख सकते हैं, ये डे 0 है, ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हो रही है, ठीक है। ये इसी तरह आगे इसी की अंदर वाले पार्ट को यहाँ एलैबोरेटेड फॉर्म में बताया हुआ है। अब सेकंड क्लीवेज होती है, फिर से मैंने आपको कहा था ये मेरिडोनल भी हो रही है, जो हमें रोटेशनल में बात कर रहे थे, प्लस इक्वेटोरियल भी हो रही है। ये कहता है कि इसके बाद, क्योंकि जब ये स्टेज होगी तो एक बीच में ट्रांजिट स्टेज आती है, 2 के 4 बनने चाहिए थे, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हो रही है, इसमें अलग तरीके से हो रही है, इस सेल में अलग से, इधर इक्वेटोरियल हो रही है, इधर मेरिडोनल हो रही है, तो बीच में एक ट्रांजिट स्टेज आ गई है। ये ट्रांजिट स्टेज आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो है जब इसमें भी होगी, हम यहां ले लेते हैं, इसमें भी होगी, तो सेल्स हो गए कितने, 4, तो ये 4 सेल स्टेज हो गई। तो कहता है ये कितना टाइम लेती है, कहता है वो 30 घंटे जो हो चुके हैं उसके बाद और एक्स्ट्रा 10 आवर्स लगते हैं। मतलब जो सेकंड क्लीवेज हुई आपकी, वो पहले 30 घंटे के बाद 10 घंटे और लेती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उसके रिजल्ट में क्या निकलेगा, 4 ब्लास्टो। लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट बात, ये सेल्स अभी आपस में एक दूसरे से इंटैक्ट नहीं है, इसके ऊपर एक अलग से पॉइंट है, वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब थर्ड क्लीवेज होने वाली, कहता है ये थर्ड क्लीवेज कब होगी, थर्ड क्लीवेज मतलब इसके बाद ये तीसरे दिन होगी। पहली ने 30 घंटे ले लिए, उसके बाद दूसरी हुई सेकंड डे में जिसने 4 सेल्स बना दिए, उसके बाद तीसरे दिन में जो है ये क्या होगा, यही वो स्ट्रक्चर जिसको हमने 4 सेल स्टेज क्लीवेज के टाइम बात की थी, ब्लास्टोमियर्स, अब वो 4 से 8 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। कब होंगे, कहता है 12 घंटे सेकंड क्लीवेज के बाद लेंगे और 12 घंटे लेंगे, तो ये क्या होगा, क्लीवेज जो है 12 आवर्स और लेगी सेकंड क्लीवेज से थर्ड क्लीवेज, जिसके रिजल्ट में 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। अब यहां एक चेंज आने वाली है, सेल्स अभी भी एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज नहीं है। इसी तरह फोर्थ होगी और ये जो स्ट्रक्चर यहां से आगे बनता जा रहा है, इसी तरह फोर्थ होगी, 24 आवर्स में कंप्लीट होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर 2, 4, 6, 8 सेल वाला बना है, ठीक है, इसको हम हालांकि 16 से 32 मानते हैं, लेकिन अर्ली कहीं हम इसको मॉरुला कहने लगते हैं। हालांकि 16 सेल स्टेज में कहते हैं, 16 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर ये बनता है बच्चे क्या, मॉरुला। मॉरुला क्यों बोल रहे हैं इसको, ये यहां लिखा है, ये नीचे मॉरुला। ये सेल्स जो हैं ये इस तरह से टाइटली अरेंज होते हैं जैसे मलबरी का आपने फ्रूट देखा होगा, जिसको शहतूत भी बोलते हैं, उसके फ्रूट में जो इस तरह से अरेंजमेंट होती है, अगर आपने कहीं देखा हो तो ये मलबरी के फ्रूट की तरह दिखता है, इसलिए इसको मॉरुला कहते हैं। प्रोसेस ये बनने का मॉरुलेशन कहलाएगा। अब इन सेल्स जो अभी तक मैं कह रहा था फ्री थे, एक दूसरे से कंपैक्टली टाइटली अरेंज नहीं थे, यहां एक चेंज आने वाली है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन, इसका होना जरूरी है। तो मॉरुला हमारा क्या था, मॉरुला था सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, ये एक तरह का सॉलिड बॉल बना हुआ था, कोई बीच में हॉलो स्पेस नहीं थी, क्योंकि हॉलो स्पेस आएगी ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। सॉलिड बॉल ऑफ जो है ब्लास्टोमियर्स, मलबरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, 16 to 32 ब्लास्टोमेरिक स्टेज, 16 से 32 सेल जो अरेंज होंगे तब हम इसको क्या कहेंगे, मॉरुला, ठीक है। और थर्ड से फोर्थ डे में बनने के बाद ये अब कहां जाएगा, यूटरस में। लेकिन उससे पहले इसको कौन लेके जाएगा यूटरस में, ये हम जानते हैं कि वहां पे सीरिया जो है वो फंक्शन कर रहे थे। फैलोपियन ट्यूब को डिटेल्स में पढ़ा है। अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसको समराइज करें तो ये देखिए, ओवम के ऊपर स्पर्म्स जो हैं वो मैच हुए थे, ये फर्दर जो है उनमें जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है।
अब ये स्ट्रक्चर जो है ये जाइगोट बन चुका है और ये फैलोपियन ट्यूब में ये स्ट्रक्चर देखिए मूव कर रहा है। इसी दौरान ये जो है वो मारुलेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। 2 ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, 2 के देखिए 4 बन रहे हैं, ठीक है। जो हम बात करें तो 2 से 4, 4 से 8 स्टेज जो है, 8 से 16, तो ये मारुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर फर्दर वहाँ से मूव करके अब यूट्रस की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें चेंजेस देखिएगा, सेल्स कंटिन्यूस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। अब ये मॉरुला स्ट्रक्चर जो बना था, हमने कहा 16 to 32 सेल स्टेज, अब ये ब्लास्टुला बन चुका है। ब्लास्टोसिस्ट कहा क्योंकि अंदर इसमें जो है वो ब्लास्टोसील बन गई है और इनर सेल मास और बाहर ट्रोपोप्लास्ट, डिफरेंशिएशन हो गई है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर फर्दर जब आगे मूव करेगा यूट्रस में पहुंचने के बाद, 1-2 दिन फ्लोट करने के बाद, वहाँ मैंने कहा 7 से 9 डे के बीच में ये देखिए इम्प्लांट हो चुका है। और इसके बाद फर्दर इसमें प्रोसेस प्रोसीड होना है। इसमें फर्दर जो है सेल्स की अरेंजमेंट होनी है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होनी है, वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस डिस्कस करना चाहता हूं। क्या वो सेल्स ऐसे ही ब्लास्टोमियर लूज यहां से अंदर चले गए हैं? नहीं, उनके टाइट होने का क्या कारण है, इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप प्लीज यहां आ जाइए। द प्रोसेस इज कॉम्पैक्शन, ये होती है। ये जो 8 सेल स्टेज है, यहीं से कॉम्पैक्शन शुरू होती है। ये सेल्स जो लूजली अरेंज थे, ये टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। सुनिएगा क्यों। सो स्टूडेंट, यहाँ आप कॉम्पैक्शन का प्रोसेस देख पा रहे होंगे। लेफ्ट साइड जो है वो अनकॉम्पैक्टेड जो है ब्लास्टोमियर्स हैं और राइट साइड में आप इनको कॉम्पैक्टेड स्टेज में देख सकते हैं। दैट इज टाइट अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म कॉम्पैक्ट 8 ब्लास्टोमियर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये कब होता है? कहता है 3rd डे में, जब यहाँ 8 सेल स्टेज है। ये इसको मैं थोड़ा सा यहां लेके आया हूं कॉम्पैक्शन के प्रोसेस को समझाने के लिए, ठीक है। ये जो ब्लास्टोमियर्स थे, जो जिनको हम अब तक ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज वाले ब्लास्टोमियर्स, कहता है स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा बनाए हुए यहां समझाने के लिए। इनमें क्या होता है, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये पहले लूजली अरेंज थे, फिर ये ब्लास्टोमियर्स क्या हो गए, ये टाइटली अरेंज होना शुरू हो गए। टाइटली कैसे अरेंज होंगे? कुछ बाहर की तरफ आए, कुछ अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ थे ये पेरिफेरी में, ये पूरे का पूरा, ये जहां मैं पेन घुमा रहा हूं, ये बाहर वाले, इनमें क्या बनता है, इनमें एक दूसरे के बीच में टाइट जंक्शंस बनते हैं, जिसकी वजह से ये टाइटली अरेंज हो रहे। एक चीज। दूसरा, इनके बीच में डेस्मोसोम्स, कैडरिन प्रोटीन जो हैं ये इंटरेक्ट करती हैं। 2 चीजें, ठीक है। ये इंटरसेलुलर है, याद रखना, इंट्रासेलुलर नहीं है। 2 सेल्स के बीच में जो है डेस्मोसोम, कैडरिन जो है, इनको मतलब ये थी यहां मान लीजिए टाइट जंक्शन, और ये कैडरिन जो है इनको इंटैक्ट करती हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पैक्शन। इनका टाइट होना बड़ा जरूरी है। दूसरा कहता है कि अंदर वाले सेल्स में फिर क्या हुआ, ये तो लूजली अरेंज है। क्यों लूजली अरेंज है भाई? कहता है क्योंकि इनमें टाइट जंक्शंस नहीं बनते हैं, इनमें बनते हैं इनर सेल्स में गैप जंक्शंस। इनमें अंदर बनते हैं गैप जंक्शंस और बाहर वालों में बनते हैं टाइट जंक्शंस। अब यहीं से एक बात को और ऐड करता चलूं, क्योंकि इसके बाद ये कन्वर्ट होंगे, एक नेक्स्ट स्टेज बनाएंगे। उसके लिए इनको जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, इसको भी समझ लीजिए। कहता है जो बाहर वाले इन सेल्स की अरेंजमेंट है, इनमें एक चीज और है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस। कहने का मतलब इसका बाहर का ये जो ब्लास्टोमियर है, जो पेरिफेरी वाला है, जो दूसरे के साथ जो है टाइट जंक्शन से अरेंज है और कैडरिन प्रोटीन से जो है अरेंज है, इसके बीच में कहता है सोडियम और पोटेशियम चरण की बात कर रहा है। ये क्या करते हैं, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। यहां से ये आगे जा रहे हैं क्योंकि इनको सीलिया यहां पे आगे मूव करवा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, धकेलते जा रहे हैं। तो एक चीज यहां और बताऊं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाहर ड्रा की हैं भाई, ये मेम्ब्रेन्स एक तो इसके साइज को ओवर साइज नहीं होने देती। जाइगोट जो स्टार्टिंग में था उतने ही साइज का यहां नीचे पहुंचा है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक ये बड़ा नहीं होता साइज में, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे हैचिंग के प्रोसेस को। तो सीलिया यहां पे है जो इसको आगे धकेल रहे हैं और मेम्ब्रेन्स बाहर इंटैक्ट हैं।
क्योंकि ये जो अंदर के सेल्स बनने जा रहे हैं ब्लास्टोमियर्स के बाद हम आगे देखेंगे, ये हाईली स्टिकी सेल्स हैं। अगर इनकी बाहर की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स टूटी तो ये स्ट्रक्चर यहां पे भी जुड़ जाएगा फैलोपियन ट्यूब्स में। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी हमने पढ़ी थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी 90% केसेस में यही है। हालांकि ये जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई जगह पे हो सकती है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इससे नीचे के पार्ट को भी जो है हम जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मान रहे हैं। सर्विक्स के पास के रीजन को कई बार पेल्विक कैविटी में हो जाती है, कई बार यहां हो जाती है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फिर समझ लीजिएगा कि बाहर के सेल्स में ये सोडियम पोटाशियम, सोडियम के इफ्लक्स से और पोटाशियम के इफ्लक्स से जो है ऑस्मोलरिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से ये बाहर से फ्लूइड अंदर खींचते हैं। वो फ्लूइड कहां मौजूद है? वो फ्लूइड यहां पे मौजूद है। कहां? ये फ्लूइड है यूटरस में। अगर आपको याद हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यूटरस में इसी टाइम पीरियड में सेक्रेटरी फेज चल रहा है। मान लीजिए कि 40th डे में एग रिलीज हुआ था, 50th डे में उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई और ये आगे कंटिन्यू 16th, 17th, 18th, 19th ऐसे आगे रन कर रहा है। और मेंस्ट्रुएशनल फेज में आपने देखा था सेक्रेटरी फेज के दौरान यूट्रस में, क्योंकि वो यूट्रस तो भाई रेड कारपेट बिछा के रेडी हो चुकी है, उसने जो है डीप पेनिट्रेशन करवा दी थी किसकी? ब्लड वेसल्स की, प्लस उसने ग्लैंड्स जो हैं उनकी जो है उनको एनगॉर्ज कर दिया था। यहां उनकी सिक्रीशन हो रही है, जिसको तब भी मैंने डिस्कस किया था, यूटेराइन मिल्क रिलीज करेगा जो रिच सोर्स है ग्लाइकोजन का, वो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को मिलने वाला है। बाहर से जो लार्ज कंटेंट है यही अंदर जो है एब्जॉर्ब होगा और इन सेल्स की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगी, ये सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये कुछ आगे ऐसे बन जाएगा। ये जो आगे बनने वाला स्ट्रक्चर है, हमने 16 to 32 सेल स्टेज तक इसकी कॉम्पैक्शन देखी। अब ये स्ट्रक्चर आगे बदलने वाला है, मोरुला बदल के जो है वो ब्लास्टुला होने वाला है। उससे पहले समझिएगा यही सेल्स जो है ब्लास्टोमियर्स, अब ये अरेंज होते हैं, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ वालों को हम आउटर सेल मास कहते हैं, जो टाइट जंक्शन और हमने कहा कैडेरिन प्रोटीन से अटैच हैं, और इनर वाले जो हैं वो इनर सेल मास कहलाते हैं। ये गैप जंक्शन से जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहां पहुंच चुका है यूट्रस में, तो बाहर से सारा यूट्राइन मिल्क और अंदर क्योंकि इन सेल्स में फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अंदर जो है ये स्ट्रक्चर अब कुछ सेल्स को पेरिफेरी में अरेंज कर रहा है और इस फ्लूइड को बीच में इकट्ठा कर रहा है, जगह बन रही है। कुछ यहाँ पेरिफेरी में सेल ऐसे अरेंज हो रहे हैं बंच में, और कुछ जो है ऐसे पेरिफेरी में अरेंज हो रहे हैं। तो इनर सेल मास जो था वो दो तरह से डिवाइड हुआ, बाहर की तरफ पेरिफेरी में और अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ रहा तो उसको तो हमने क्या किया, इनर सेल मास, जो जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायोब्लास्ट। इसी से फ्यूचर का एम्ब्रियो बनना है, मैं यही बता दूं आपको। एम्ब्रियो मतलब हर एक आर्गन की फॉर्मेशन यहीं से होनी है, इनर सेल मास से, ठीक है। और जो बाहर की तरफ सेल्स अरेंज हुए, ठीक है, इनर सेल मास वाले, उन्होंने बना दिया क्या, बाहर का स्ट्रक्चर, दैट इज ये जो सेल्स अरेंज आप देख रहे हैं यहां रेड में है, इनको क्या दिया, ट्रोपोब्लास्ट। तो ये मारुला जो है ये डिवाइड हो गया, सेल्स के अंदर जो है अरेंजमेंट होगी, पेरिफेरी में चले गए तो ट्रोफोब्लास्ट, सेंटर में इकट्ठे हो गए तो इनर सेल मास। तो यही आउटर सेल मास और इनर सेल मास की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, क्या, एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। अब जब ये स्ट्रक्चर जो इस तरह से सेल्स अरेंज थे, बीच में एक कैविटी इन्होंने बना दी, एक सिलोम बना दी, सील बना दी। ये जो कैविटी बनी, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। कहता है ये स्ट्रक्चर कब बना, हालांकि ये जो है कौन, यहां हम बात कर रहे थे मारुला, जब यूट्रस में 4th डे में एंटर हुआ है, ठीक है, 4th डे में, 4th से 5th डे के बीच में ये एंटर होता है। उसके बाद यहां से जो है वो फ्लूइड अंदर लेता है और ये स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और सेल्स की अरेंजमेंट हो जाती है, कुछ यहां और कुछ बिल्कुल पेरिफेरी में। तो ये स्ट्रक्चर जो इस ब्लास्टोसील की वजह से बना है, ब्लास्टोसील जिसमें बना है, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट
स्ट्रक्चर जिसको हमने यहां कहा था ब्लास्टुला, क्योंकि उसमें ये कैविटी बनी है तो इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी भी ब्लास्टोसिस्ट के बाहर भी जोना पैरासुडा और कोरोना रेडिएटा हैं। ये स्ट्रक्चर आने वाले 2 से 3 दिन में यूट्रस के बीच में फ्री फ्लोट करेगा उस फ्लूइड में, और उसके बाद जाके इम्प्लांट होगा। लेकिन उससे पहले उसमें क्या चेंजेस आती हैं उसको देख लेते हैं। फिर मैंने कहा ये स्ट्रक्चर जो मॉरुला यहां पहुंचा था 4th डे तक, तो आगे 4.5 से 5th डे 4.5 से आगे वाले जो 5 दिन की बात कर रहा हूं, चौथे से 5वें दिन 4.5 से 5 दिन में ये अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जो यूट्राइन मिल्क की वजह से है, और ये स्ट्रक्चर बन जाता है क्या आपका ब्लास्टुला। और आगे ये 2 से 3 दिन, क्योंकि इम्प्लांटेशन होनी है इस स्ट्रक्चर का, यहां फ्लोट करने का कोई फायदा नहीं। ये फ्लोट करेगा वहां, बेबी ने कहीं बीच में थोड़े फ्लोट करना है, उसने 9 मंथ तक गेस्टेशन पीरियड लेना है, तो कहीं अटैचमेंट तो होगी, क्योंकि उसने प्लेसेंटा बनाना है, न्यूट्रिशन लेनी है, तो बीच में फ्लोट करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इम्प्लांट होना है, अटैच होना है। तो ये स्ट्रक्चर जिसको हम ब्लास्टुला कह रहे हैं, अब ब्लास्टुला मॉरुला से कैसे अलग है? मॉरुला था सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला जो है वो क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर, बीच में ब्लास्टोसील बन गई, एक तरफ इनर सेल मास आ गया, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आ गए। इनर सेल मास फ्यूचर का सारा एम्ब्रायो बनाएगा, और बाहर के सेल्स उस एम्ब्रायो की प्रोटेक्शन के पर्पज से डिफरेंट मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, जिनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जिसमें यॉर्क सैक है, एलेंटॉइस है, एमनियन है, कोरियन है, जो प्लेसेंटा बनाएगी। ठीक है, इतना याद रखिए, हमने अलग से वो पढ़नी है मेम्ब्रेन्स। अब बात आती है कि ये जो पार्ट है जिस तरफ ये इनर सेल मास है, यही साइड अटैच होगी कहां? यूटरस के साथ। लेकिन यूटरस के साथ अटैच होने से पहले इसको अपनी बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग को रिमूव करना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स ऑफ, क्या लिखा था मैंने? कंसेप्चस, इसको जाइगोट आप कह रहे थे सारी मेम्ब्रेन के साथ, उस प्रोसेस को जिससे वो बाहर के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को छोड़ेगा उसको हम हैचिंग कहते हैं, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये कब होगा? कहता है ये प्रोसेस जब फ्लूइड इसके अंदर भर जाएगा कंटिन्यूस, ये जो है अंदर जा रहा है, जिसको यूट्राइन मिल्क कह रहे हैं, ये प्रेशर जनरेट कर रहा है। एक दूसरा रीजन, इस बाहर जोनो पैरासुडा को पेनिट्रेट करने के लिए ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम रिलीज करता है। कौन? याद रखिएगा, ट्रोपोब्लास्ट। स्ट्रिप्सिन एंजाइम बोलते हैं उसको, ट्रिप्सिन लाइक स्ट्रिप्सिन एंजाइम है जो इसको क्या करता है? किसको? जोना पैरासुडा को जो है ये पंक्चर करता है, डाइजेस्ट करता है। उस एरिया से ये जो बीच का स्ट्रक्चर बाहर हैच आउट करके निकल रहा है, यहां में सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैं बात कर रहा था, देखिए ये मॉरुला का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने कहा फर्दर चेंज होकर ये ब्लास्टुला बन जाएगा। अब बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, देखिए इससे ये बाहर हैच आउट हो रहा है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ गई, जोना पैरासुडा और मेम्ब्रेन्स को रिमूव कर दिया। अब फर्दर ये कैपेबल है कि ये इम्प्लांट करे यूट्रस के ऊपर। ये देखिए थोड़ी सी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। मैं ट्विंस की बात करूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये पूरा जोना पैरासुडा था, इतना सा पिन पॉइंट एरिया है, तो किसी चीज को निकलना है तो ये ऐसे करके ही निकल पाएगा। ये 8 लाइक स्ट्रक्चर बनता है। समटाइम्स कहता है कि अगर ये 8 लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये सेल्स थे ये इंटैक्ट नहीं रहे, ये सेपरेट हुए, तब भी ट्विंस पैदा हो सकते हैं। तो ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है, उस सेपरेशन के प्रोसेस को हम हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये इस वजह से हो रहा है, एक तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया है, दूसरा एंजाइम्स ने क्या कर दिया है? मेम्ब्रेन को जो है वो डिसॉल्व कर लिया है, बाहर से डाइजेस्ट कर लिया है। दैट्स व्हाई ऐसा हुआ है। अब जो इससे आगे हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने कह दिया मॉरुला बना, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्शन हुई जिसमें ये अरेंजमेंट सेल की थी। फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला में बाहर जो है वो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स और इनर सेल मास हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास की डिफरेंशिएशन। हमने कह तो दिया कि ये मॉरुला है, आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाएगा, इनर सेल मास बन गया और दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तो मैं फिर कह रहा हूं ये हमने रखा कि मॉरुला है, मॉरुला से ही जो है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स बनेंगे, ये कह दिया, और इनर सेल मास।
इनर सेल मास में फर्दर हम आगे सेकंड वीक की डिवीजन में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। एपीब्लास्ट बनता है, हाइपोब्लास्ट बनता है, कौन कौन सी लेयर्स बनती है, सेकंड वीक की डेवलपमेंट में, अभी भी वहां नहीं जाना चाहता। सो ट्रोपोब्लास्ट में हम कह रहे हैं क्या, जो मॉरुला से ट्रोपोब्लास्ट बनता है और इनर सेल मास बनता है, ये कैसे बन रहा है, ये सेल्स की डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है। तो कहता है कि यहां पे एपिकल पोलैरिटी रहती है, यहां एपिकल पोलैरिटी नहीं होती इन सेल्स में। इसको भी अगर छोड़ दें, सीधी सी बात करें तो यहां पे मैं लिखूं अगर CDX2 एंड इमोस, ये दो जीन्स की एक्सप्रेशन की वजह से ट्रोपोब्लास्ट सेल्स बनते हैं, और यहां इनके बनने के लिए हमें चाहिए होता है OCT4 और SOX2 प्लस NANOG प्लस ST8P3। जीन एक्सप्रेशन से ये प्रोटीन बनेंगी इस सेल्स में, तो ट्रोपोब्लास्ट से इनर सेल मास बनेगा। और अगर मॉरुलेशन के दौरान ये जीन्स एक्सप्रेशन होती है इन प्रोटीन्स की CDX2 एंड EONS, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बड़ा लेंथी है वो। सिर्फ ये बात याद रखिए कि CDX2 OCT4 ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। इसमें CDX2 बन रहा है मान लीजिए, तो इसमें इसने इसको इनहिबिट किया हुआ है, इसलिए ये सेम सेल इस तरह का नहीं बन रहा। इस CDX2 ने इस NANOG को भी जो है वो इनहिबिट किया हुआ है इन प्रोसेसेस को आगे रन करने के लिए, वो इसमें इसलिए नहीं है, इन सेल्स में है। फिर समझ लीजिए कि CDX2 अगर इस सेल में है तो इसमें कभी नहीं होगा, अगर इसमें OCT4 है तो इसमें कभी नहीं होगा। ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इसका एक्सप्रेशन अलग से है ट्रोपोब्लास्ट बना, और इसका एक्सप्रेशन अलग से है जीन्स की वजह से। यहां CDX2 ने काम किया तो ट्रोपोब्लास्ट बने, यहां CDX2 इनहिबिटरी है, वो नहीं काम करता क्योंकि इसकी एपिकल पोलैरिटी है, उसकी नहीं है, तो वहां पे OCT4 काम करेगा, CDX2 इनहिबिटरी है। तो दैट्स वाई ये बना क्या, मॉरुला से ट्रोपोब्लास्ट, और ये इनर सेल मास मॉरुला से। तो इन दोनों की डिफरेंशिएशन इस तरह से थी। अब हमारा लास्ट पार्ट जो आ जाता है, मॉरुला से ब्लास्टुला हमने डिफरेंशिएट कर लिया, सॉलिड बार स्ट्रक्चर था, दूसरा जो था वो हालो स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में ब्लास्टोमियर्स जो थे वो अरेंज थे, इसमें डिफरेंशिएशन हो चुकी है इनर सेल मास की, और ब्लास्टोसील है साथ में, बाहर ट्रोपोब्लास्ट हैं जहां से एम्ब्रायो बनेगा, और इस बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनेंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेगी। अब आता है इम्प्लांटेशन, जो है वो इम्प्लांटेशन क्या है।